हम लोग कल पढ़े थे राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे। तो प्रशासनिक शक्तियां पढ़ चुके थे, आज संवैधानिक विधायी शक्तियां पढ़ना है। तो राष्ट्रपति विधायी मतलब होता है कानूनी शक्तियां। तो क्या क्या है, कैसे हैं, पहले इसको समझिए, तब उसके बाद इसको लिखा जाएगा। एक एक चीज हम बताते हैं। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों में होता क्या है भैया कि जो संसद का सत्र मतलब संसद की जो बैठक होती है उसको सत्र कहते हैं। तो राष्ट्रपति ही बुलाता है संसद की बैठक। तो तीन चीजें करता है। पहले तो विधायी शक्तियां जान लीजिए। विधायी शक्तियां, तो सत्र सत्रावसान विघटन होता है। सत्र सत्रावसान विघटन होता है। ठीक। तो जब संसद की बैठक होती है, लोकसभा राज्यसभा की, तो जो बैठक बुलाई जाती है, तीन सत्र चलते हैं। शीतकालीन, हाँ, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसून, तीन सत्र चलते हैं। वो जो सत्र बुला उसको राष्ट्रपति बैठक बुलाता है कि आप लोग बैठक शुरू करिए। ठीक है। तो जो बैठक होती है उसी को सत्र कहते हैं। सत्र बुलाया जाना कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक, सत्र बुला लिया, बैठक चल रही है। अब इसको शेष मामला, अभी सत्र में भी मामला है, सत्र में भी टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन ये हम संसद जब पढ़ेंगे विधेयक कैसे लागू हो रहा है तब वहां बताएंगे क्या है। अभी केवल ये जानिए संसद की बैठक को बुलाया जाना राष्ट्रपति द्वारा सत्र कहलाता है। और जब ये बैठक कुछ दिन होती है उसके बाद जब खत्म होती है उसको सत्रावसान कहते हैं। सत्रावसान में बैठक खत्म हो रही है। सत्रावसान में ये जो बैठक बुलाई गई है ये खत्म की जा रही है। ठीक। विघटन में क्या होता है? सदन ही खत्म हो जा रहा है। मतलब समझ में आया? जैसे लोकसभा की बैठक बुलाई गई, 10 दिन चली, उसके बाद बंद कर दी गई, सत्रावसान हो गया। ठीक। लेकिन लोकसभा को ही खत्म कर दीजिए, लोकसभा विघटित कर दीजिए, तब भी सत्रावसान होगा, लेकिन लोकसभा ही नहीं रहेगी। तो ये होता है विघटन। ये तीनों राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सदन की बैठक बुलाता है, पहला। दूसरा, सदन का सत्रावसान करता है कि आज से बैठक खत्म, अब अगले मानसून अगले सत्र में मिलेंगे हम लोग। और अगर बहुमत नहीं है तो लोकसभा का विघटन कर देता है। ये तीन काम संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति करता है। ठीक। पहला मामला समझ में, कानूनी रूप का कार्य ये कर रहा है। तो संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन करता है। कौन करता है? ये राष्ट्रपति की बात हो रही है, वो करता है। समझ में आया मामला? जैसे हम लोग हैं 4 लोग इकट्ठा बुला लिया जाए, 2-4 दिन बैठक हो रोज सुबह शाम, कुछ चर्चाएं की जाए। तो कोई एक मुखिया होगा ना, वही तो बुलाएगा, तभी सब लोग आएंगे। तो सब लोग आ रहे हैं, जिसके बुला वो राष्ट्रपति है, वो बुला रहा है। हम लोग बैठे 4-6 दिन बैठक हुई, चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। उसके बाद ये हुआ कि भाई अब हो गया, अब अगले सत्र में मिलते हैं, इसको बंद कर दिया जाए। अब जब बंद कर दिया गया तो कि कौन कहेगा बंद कर? वही राष्ट्रपति। चलिए ठीक है, अब अगले सत्र में मिलते हैं। ठीक। और कभी कभी क्या हुआ कि जो बुलाई गई है बैठक उसमें एक सदन रहे ही ना, वही सदन में खत्म हो जाए, वो विघटन हो जाता है। ये तीन चीजें राष्ट्रपति करता है। और क्या करता है? एक तो होता है ये जब अलग अलग बैठक होती है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, इसकी बैठक अलग हो रही है, इसकी बैठक अलग हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति के बुलाने पर हो रही है। तो सत्र हुआ, खत्म हो रही है, सत्रावसान हुआ। और अगर लोकसभा ही खत्म हो जा रही है तो विघटन हुआ। पॉइंट क्लियर हुआ? होता क्या है, कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा की इकट्ठा बैठक बुलाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की इकट्ठा बैठक बुलाई जाती है, जिसे संयुक्त बैठक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त बैठक कहते हैं। ठीक है। इस अकेले अकेले बैठक भी राष्ट्रपति बुलाता है, और दोनों की संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति बुलाता है। दोनों काम कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक, आहूत शब्द मिलेगा आपको, उसमें आहूत मिलेगा। ठीक है। आहूत मतलब बुलाना होता है। यहाँ ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है?
इसको सब जानते हैं, राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हाँ, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, ये भी उसका कार्य है राष्ट्रपति का। सत्र सत्रावसान विघटन किया, 3 चीजें किया, उसके बाद संयुक्त बैठक आहूत किया। ये हो गया। कब करता है ये सत्र सत्रावसान? जब नया चुनाव होता है तब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। अब हर साल प्रत्येक वर्ष पहली जो बैठक होती है उसको राष्ट्रपति बुलाता है। कब कब बुलाता है ये सारी बैठकें? हर नए चुनाव के बाद और हर साल पहली बैठक राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के रूप में बुलाता है। संयुक्त मतलब दोनों लोग आइए, हमको बैठक करनी है। ये बातें समझ में आई? तो कब? तो प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन बुलाता है। ठीक ना? और दूसरा, तथा नए चुनाव के बाद, नए चुनाव के बाद, प्रथम है, नए चुनाव के बाद बैठक बुलाता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और नए चुनाव के बाद प्रत्येक बैठक बुलाता है, तथा उसे संबोधित करता है। ठीक, इतनी बात होती है। हर सत्र के बाद वो बुलाएगा, बैठक करेगा, उसी बैठक में वो राष्ट्रपति खुद संबोधित करता है। ये काम करता है। अगला, जो संसद में विधेयक लंबित होते हैं, विधेयक जो कानून बनने होते हैं राष्ट्रपति के बाद, उसके बारे में जानकारी लेता है कि विधेयक लंबित है, क्यों लंबित है, ये जानकारी मांगने का उसका कार्य है। किससे? प्रधानमंत्री से। ठीक, समझ में आया? विधेयक संसद में जो लंबित है उसके बारे में संदेश भेजने के लिए कहता है। तो संसद में लंबित विधेयक, संसद में लंबित विधेयक जो है पर संदेश भेज सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यों लंबित है, बताइए भाई। या तो संयुक्त बैठक बुलाई जाए, तो ये पूछ सकता है। अब कुछ चीजें और हैं, जैसे कुछ विधेयक हैं, कानूनी मामला पढ़ रहे हैं ना, कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनको पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति पहले जरूरी है। कुछ विधेयकों को पास करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेके तभी सदन में पेश किया जाता है। उनको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। तो जैसे कौन कौन से हैं? नए राज्यों का निर्माण, उनका गठन। ठीक, वो हो गए। दूसरा, भूमि अधिग्रहण संबंधी अगर कोई कानून है तब वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही सदन में पेश होगा। धन विधेयक है, वो राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जाएगी तब विधेयक पेश होगा। 3 हो गए। धन विधेयक हो गया। धन विधेयक के अलावा अगर कोई विधेयक है जो संचित निधि व्यवहार कर रहा है, संचित निधि से पैसा लेना चाह रहा है, कोई भी विधेयक हो, उसको भी राष्ट्रपति की अनुमति से पहले अनुमति लेनी होगी। और ऐसा कोई विधेयक जो राज्यों के हित से संबंधित हो या धन वितरण से संबंधित हो, उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। 6 पॉइंट है इसके, इसको जान लीजिएगा। तो वे विधेयक जिनको पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है।
राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। कौन कौन से हैं? नए राज्यों का निर्माण, एवं उनका गठन है। क्या विधेयक? अब ये संसद का मुद्दा है, विधेयक है क्या? जैसे किसी संसद को कोई कानून बनाना है तो वो ला के संसद में रखा जाता है, भाई मैं ये कानून बनाना चाह रहा हूँ, कानून बनाना चाह रहा हूँ, सबको बताया जाता है। यही हुआ विधेयक पेश करना। अब संसद में पहले सदन में पास होगा, दूसरे में जाएगा, उसको सब पढ़ेंगे, वाचन होगा, चर्चा होगी, समिति के पास जाएगी, जांच होगी, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा। जो प्रक्रिया पहले सदन में हो रही है वही दूसरे में होगी। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति दस्तखत करेगा, तब वो अधिनियम बनेगा। इसको पहले बताए थे, ठीक। हाँ, विधेयक संसद नहीं बनाता, विधेयक मंत्री या कोई सदस्य पेश करता है, एक व्यक्ति, वो सबके पास जाता है। लेकिन यहाँ का मुद्दा नहीं है, मुद्दा वो है संसद का। जब संसद पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा विधेयक प्रोसेस क्रमबद्ध रूप से क्या क्या हो रहा है वो बताएंगे। यहाँ केवल राष्ट्रपति कर क्या सकता है, राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक। तो नए राज्यों का निर्माण और उनका गठन। धन विधेयक, इसको पेश करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा धन विधेयक के अलावा वे विधेयक जो संचित निधि पर भारित होते हैं। ऐसे विधेयक जिनका भार संचित निधि पर पड़ता हो वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। अगला है व्यापार पर रोक लगाने वाले। व्यापार पर रोक लगाने वाले विधेयक जो होते हैं ये। अगला एक और है राज्यों का हित प्रभावित करने वाले। राज्यों का हित प्रभावित करने वाले या राज्यों का हित या राज्यों के, मान लीजिए पैसा जो धन का वितरण होता है उसको प्रभावित करने या धन वितरण को प्रभावित करने वाले विधेयक। ये इतना मुद्दा हो गया। ये विधेयक ऐसे हैं जिनको पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक हो जाती है, ठीक। अब कोई विधेयक हुआ, वो पेश हुआ, अब उसके बाद कहा जाएगा, पास हो गया दोनों सदनों में, कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति करेगा क्या? अगर कोई चीज पास करके दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से पास करके राष्ट्रपति के पास पहुंची, अब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? एक तो दस्तखत कर दे, मतलब अनुमति दे दे। दूसरी, अनुमति न दे, दो कंडीशन बनी। तीसरी, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। तीसरी, तो पहली अनुमति दे दिया तो कोई बात नहीं, वो नियम बन गया, काम खत्म। दूसरी, पुनर्विचार के लिए दे दिया। अगर विधेयक को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए दे दिया तो पुनर्विचार के बाद संसद या तो कुछ संशोधन के साथ या बिना संशोधन के वही फिर दे देती है। अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। समझ में आया? पुनर्विचार के लिए, लेकिन ये निश्चित नहीं कितने दिन में। हाँ, बिना संशोधन करने, चाहे संशोधन करे या ना करे, वैसे ही भेज दे। अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। समझ में आया मामला? ठीक, राष्ट्रपति बाध्य हो गया यहाँ पे। लेकिन एक तीसरा है, ये अनुमति दे दिया, एक में ये पुनर्विचार वाला हो गया, एक और है उसको रख लेता है, ना अनुमति देता है, समय निश्चित है नहीं कितने दिन में देना है, वो वैसे पड़ा रहता है, उसको वीटो कहा जाता है। वो कौन सा मुद्दा होता है? वीटो वाला मुद्दा होता है। तो तीन चीजें होती हैं इसमें। तो
संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर राष्ट्रपति पहला या तो अनुमति दे, दूसरा है या तो अनुमति न दे, और तीसरा पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। ये 3 कंडीशन बन रहे हैं। ठीक, अब पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक में पहले हस्ताक्षर कर चुका है, यहाँ हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। धन विधेयक में पहले हो चुका है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसमें आगे क्या होगा, यदि संसद संशोधन सहित या संशोधन रहित विधेयक पुनः भेजता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। कितना मामला हुआ, समझ में आया मामला? ये 3 कंडीशन यहां बनी, हो गया। एक और कंडीशन होती है, वो अभी आगे बता रहे हैं। होता क्या है कि जब राज्य विधानमंडल राज्यपाल के पास यही विधेयक जब भेजता है, तो राज्यपाल या तो अनुमति दे, या तो न दे, या पुनर्विचार के लिए दे, और पुनर्विचार के बाद संशोधन सहित या रहित आएगा तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन नहीं, फिर वहां एक पॉइंट है, अनुच्छेद 201 कहता है कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले। अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख रहा है, तब मान लीजिए राष्ट्रपति फिर पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज रहा है, अब विधानमंडल संशोधन सहित या संशोधन रहित भेज रहा है, राष्ट्रपति अब हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य वाले मामले में राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अगला है, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, जैसे दोनों सदन सत्र में नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है, सत्र अगर नहीं चल रहा है और कोई कानून बनाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, तब राष्ट्रपति 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ये कहां से लिया गया है, अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक, कहां से लाया गया है? हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। तो कैसे अध्यादेश लाया राष्ट्रपति, कितने दिनों के लिए मान्य है ये, कितने दिनों? तो 2-3 चीजें यहां समझिए। अध्यादेश की जो अवधि होती है वो 6 माह या 6 सप्ताह होती है। ठीक, ये लिया कहां से गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक, अब ये 6 माह 6 सप्ताह क्या है,
तो मान लीजिए संसद की बैठक नहीं हो रही है, तो संसद की बैठक 6 माह में 2 बार अवश्य होनी चाहिए, 1 बार अवश्य हो जानी चाहिए। तो संसद की बैठक मान लीजिए शुरू होती है, तो कम से कम 6 महीने समय है, जैसे अध्यादेश आ गया तो 6 महीने के अंदर बैठक होनी चाहिए। ठीक है? तो अगर 6 महीने के अंदर बैठक नहीं हो रही तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, पहला। अगर 6 महीने के अंदर बैठक हो गई, तो ये 6 सप्ताह क्या है? तो मान लीजिए 6 महीने के अंदर राज्यसभा की बैठक हुई, ठीक? इसके 1 महीने बाद ये 6 महीने मतलब 5 माह बाद ये बैठक हो रही है, 5 महीने बाद ये बैठक, इसके 1 महीने बाद लोकसभा की बैठक हो रही है, समझ रहे? यहाँ नियम क्या है? 6 माह है, तो 6 माह के अंदर बैठक हो गई, ठीक है? बैठक हो जाने के बाद अगर दोनों की बैठक हो गई, तो इसकी पहले हो गई, इसकी बाद में हो रही है। तो इसकी जब दोनों की बैठक हो गई ना, इसकी जो जिसकी बाद में बैठक हो रही है, उससे 6 सप्ताह के भीतर इसको पास हो जाना चाहिए। समझ में आया मामला? बैठक 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। लेकिन जो बैठक हो रही है दोनों सदनों की, जो बाद में सदन आ रहा है, बैठक कर रहा है, उसकी बैठक से 6 सप्ताह के भीतर इसको पास हो जाना चाहिए। नहीं सब अध्यादेश खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। समझ में आया? 6 हफ्ता, 6 माह, 6 सप्ताह क्या है? 6 माह के भीतर बैठक होनी चाहिए। अंतिम बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इसको पास हो जाना चाहिए। समझ में आया? जो बताया पुनर्विचार के लिए राज्यपाल वाला, हाँ, तो इसमें और बात नहीं है राज्यपाल? किसमें? मतलब साइन करने के लिए। राज्यपाल जब पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेजेगा, तब राज्यपाल बाध्य है। लेकिन राज्यपाल जब राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेगा, अब राष्ट्रपति विधानमंडल के पास भेज रहा है, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है राज्य वाले मामले में। राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। हाँ, अनुच्छेद 200 के तहत, उसको आगे भी बता रहे हैं ना, एक एक पॉइंट चलने दीजिए। ये हुआ ना, तो 6 माह 6 सप्ताह क्या हुआ? समझ में आया? अध्यादेश क्या है, कहां से आया, ये क्लियर हुआ इतना? और समाप्ति इसकी कैसे होगी? तो राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है इसे, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। इतना समझ में आ गया? जितने आयोग हैं, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, इन सब की रिपोर्ट ये सब किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के सम्मुख रखवाता है। जितने आयोग हैं केंद्रीय स्तर पे, सभी अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको संसद के सम्मुख रखवाता है। ठीक, तो सीएजी, यूपीएससी, यूपीएससी का अध्यक्ष मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग, ये 3 हो गए। एक और, या अन्य रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के सम्मुख रखवाता है। संसद के सम्मुख रखवाता है, ये काम करता है राष्ट्रपति। अगला, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबका शासन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना शासन करने के लिए राज्यपाल शासक या प्रशासक नियुक्त कर देता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति करता है। इतना हुआ? ये कानूनी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। कौन सी? अब वित्तीय मतलब पैसे वाली कौन कौन सी शक्तियां हैं? वित्तीय शक्तियों पे आते हैं, ऊपर मिटा दे रहे हैं।
6 माह में बैठक हो जानी चाहिए, उस बैठक के 6 सप्ताह के भीतर पास हो जाना चाहिए। अभी आगे फिर बता रहे हैं इसको। विधायी शक्ति पे आ जाइए। विधायी हो गया, वित्तीय शक्ति पे आइए। ये जितनी शक्तियां हैं सबका प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। वित्तीय शक्तियों में आएंगे तो धन विधेयक जो होता है, बताए ना, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन पैसे से मतलब है, तो ये वित्तीय में आएगा। इस पे राष्ट्रपति की पहले अनुमति हो जाती है, इसको पीछे हो चुका। अगर आकस्मिक निधि से खर्च होना है, दो होती है, एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। 266 267 अनुच्छेद 266 में संचित निधि है, 267 में आकस्मिक। संचित निधि पे संसद का अधिकार होता है, आकस्मिक निधि पे राष्ट्रपति का। तो जो आकस्मिक निधि है इसका जब आकस्मिक मतलब होता है अचानक, आकस्मिक मतलब अचानक कोई दैवीय आपदा आ गई है, तो दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। संचित निधि में पहले संसद से पास कराओ तब पैसा निकालो, आकस्मिक निधि में पैसा निकाल के खर्च कर दीजिए, उसके बाद पास कराइए। तो आकस्मिक निधि का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। तो अप्रत्याशित परिस्थितियों में राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है, ये काम होता है। पैसे से संबंधित ना, तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि का प्रयोग आकस्मिक स्थिति में कर सकता है। आकस्मिक स्थिति में करता है। अगला एक होता है बजट। बजट जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं उसको संसद के सम्मुख पेश करवाता है। ठीक है, राष्ट्रपति वित्त मंत्री के द्वारा संसद के सम्मुख बजट पेश करवाता है। राष्ट्रपति बजट को संसद के सम्मुख पेश कराता है। ठीक है, ये इतना हुआ। अगला अनुदान होता है एक, कुछ लोग अनुदान मांगते रहते हैं। ठीक है, अनुदान जैसे हमको विद्यालय में देखिए अनुदान आता रहता है। अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के नहीं हो सकती। अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के संभव नहीं। वित्तीय शक्तियों के बाद हम लोग न्यायिक शक्तियों पे आते हैं। न्यायिक शक्तियों में 2-3 चीजें हैं, एक एक को देखते हैं। न्यायिक शक्तियां, एक अनुच्छेद है 143, अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है सार्वजनिक महत्व का कोई विषय है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ठीक, सलाह मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्य नहीं। दो कंडीशन बनी, जैसे राष्ट्रपति ने कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, मुद्दा कौन सा होना चाहिए? महत्व का, सार्वजनिक महत्व का, सबके महत्व का होना चाहिए, पहला। दूसरी चीज, राष्ट्रपति किससे मांग रहा है? सुप्रीम कोर्ट से। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल नहीं मांग सकता, राष्ट्रपति मांगेगा। किससे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अब जरूरी नहीं कि उनको सलाह दे। ठीक, अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट सलाह दे रहा है तो जरूरी नहीं राष्ट्रपति उसको मान ले। दोनों लोग बाध्य नहीं है, ना वो सलाह देने के लिए बाध्य है और ना वो सलाह मांगने के लिए बाध्य है। क्या सलाह मांगी जाती है भाई? जैसे अभी देखिए 14 विषयों पे राष्ट्रपति मुर्मू ने उसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा है,
29 को केस लगी थी उसकी, तो राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे। अब उनकी इच्छा है वो सलाह दें या ना दें, भाई हम सलाह मांग रहे हैं, भाई इस पॉइंट पे हमको बताइए कुछ अच्छी बातें, आपकी इच्छा, चाहे बताओ चाहे नहीं। और जो आप हमको सलाह बता रहे हो जरूरी है हम उसको माने? नहीं मानेंगे, ये भी तो हो सकता है, और हो सकता है अच्छी सलाह हो मान भी ले, भाई ये हो सकता है ना। बिल्कुल देंगे, कभी कभी नहीं देते, कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे राम मंदिर विवाद का मुद्दा था, इस पे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, उसने कहा मुद्दा विवादित हम नहीं देंगे, उसने सलाह देने से इनकार कर दिया। राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था 1993 में। तो ऐसा भी है भाई, तो यहाँ कंडीशन समझ में आ रही है। तो क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के कहीं कहीं मुख्य न्यायाधीश मिलेगा ना, या न्यायाधीश, वो टीम बनती है हाँ? कि न्यायाधीश से सार्वजनिक मुद्दे पर सलाह मांग सकता है। ठीक, न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है तथा सलाह मिलने पर राष्ट्रपति मानने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों कंडीशन बन गई, समझ में आ रहा है मामला। सार्वजनिक मुद्दे पर राष्ट्रपति ने सलाह मांगा, जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट सलाह दे, और अगर वो दे भी रहा है तो जरूरी नहीं राष्ट्रपति उसको मान ले। पॉइंट क्लियर है। अब एक कंडीशन और है, अगर संविधान पूर्व की गई संधि या समझौते, अगर संविधान के पहले कोई संधि या समझौता किया गया है और उस पर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। समझ रहे हैं, संविधान के पहले का मामला है, समझौतों पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक, एक पॉइंट यही जान लीजिए, 1993 में राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, 1993 में अयोध्या विवादास्पद ढांचे पर सलाह देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। ये काम किया, समझ में आया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को परामर्श, किसी से परामर्श लेने की नहीं सोचिए कि हाई कोर्ट से वो मांग सकता है ना, राज्यपाल सलाह नहीं ले सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये प्रावधान नहीं है, ये सारी कंडीशन बनती है। ठीक, पहली न्यायिक शक्ति। दूसरी, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अब इसको यही जान लीजिए, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। अभी इसको अलग से निकाल के पढ़ते हैं, इसको यही छोड़ते हैं, इसको अलग से, अभी ये खत्म हो जाए राष्ट्रपति की शक्ति है तो इसको अलग से निकाल के बता रहे हैं।
सैन्य शक्तियों में जान लीजिए, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक, एक और है आपातकालीन शक्तियां। ठीक, तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रकार से राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक, तो इसको यही बता दें, अलग से चलें। चलिए यहीं शुरू करते हैं इसको बताना, यहीं शुरू करते हैं। तो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। क्लियर? राष्ट्रीय आपात जो है ये 3 आधार है इसको, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था, पहले 44वें के पहले अगर ये आपातकाल घोषित होता था, राष्ट्रीय आपातकाल, तो अनुच्छेद 358 के तहत, ये अलग है, ये अलग, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो रही वो अपने आप जैसे आपातकाल घोषित हुए, ये अनुच्छेद 19 खत्म हो जाता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद ये बना कि अब एकरे दोनों के आधार पर काम हुए, आंतरिक अशांति पे जरूरी नहीं ना। ठीक, अब ये हुआ कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 निलंबित, इसके तहत अगर आपातकाल घोषित हो रहा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। मामला समझ पा रहे हैं? 44वें संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल चाहे जोने आधार पर लगे, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, 58 लग ऑटोमेटिक आपातकाल घोषित हुआ नहीं कि ये लग जाता है, 358 ऑटोमेटिक लग जाता है, तो ये अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया। अब कहा गया कि अगर इन दो आधारों पे है तब अनुच्छेद 358 ऑटोमेटिक लगेगा और अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। इतना समझ में आया? इस अगर इससे काम नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति एक काम और करता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकार का हम फंडामेंटल राइट FR ले देते हैं, मूल अधिकार के निलंबन का
समय निर्धारित करता है। मतलब एकरे तहत 19 निलंबित हो रहा ना, एकरे तहत पूरा मूल अधिकरण निलंबित हो जाता है। कितना समय के लिए निलंबित हुए? जितना राष्ट्रपति कहे, केवल 20-21 को छोड़कर। समझ में आवा? राष्ट्रपति एक जब आदेश करे तब ये ऑटोमेटिक लग जाता है, एक राष्ट्रपति जब कहे तब। ठीक, तो एक करे तो हाँ पता है, यही दो आधार पर लगेगा। अगर ये आपात घोषित हुआ तो ये ऑटोमेटिक लग गया, लेकिन अगर देख रहा है परिस्थितियां गड़बड़ हैं और तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 की घोषणा करेगा और पूरा मूल अधिकार निलंबित होगा, केवल अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर। पूरा 19 सब निलंबित हो जाएगा, केवल 20-21 बचेगा, उसके अलावा सब निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 32 के तहत जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं वही 32 से निलंबित हो जाता है, इसी वजह से हम कहीं जा ही नहीं सकते, ये प्रभावी हो जाता है। ये कौन सा हुआ? आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्ति है। हाँ, ये आपातकाल की राष्ट्रपति की शक्तियां हो गई। ठीक, अब एक वीटो का पावर अभी दिखाए थे ना आपको कि राष्ट्रपति अनुमति दे ना दे, कंडीशन दिखाए थे ना, उसको समझिए क्या है, वहां सब निकाल के यहाँ ला रहे हैं।